नमस्कार, मेरा नाम संजय राय। शिकार ये वो चीज है जो आज कानूनी रूप से एक अपराध के नाम से जाना जाता है और धार्मिक रूप से एक पाप का नाम मिला है। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग के समय शिकार को इस रूप से नहीं देखा करते थे, बल्कि शिकार तो उन दिनों कई घरों की जीवनी चलाने का साधन था। आज लगभग उसी समय के एक घटना को कहने जा रहा हूं। मैं जब छोटा था, तकरीबन 15 साल का, तब हमारा एक टोली था जिसमें मुझे मिलाकर हम 4 दोस्त थे। हम हमारे टोली को शिकारी टोली कहते थे। हालांकि हमारे शिकारी टोली खूब बड़ी शिकारी टोली तो नहीं थी कि तीर भाले या बंदूक लेकर शिकार पर निकलते। हम तो बस गुलेल लेकर निकलते थे और छोटे मोटे पक्षियों को मारकर उन्हें आग में नमक और मिर्ची मिलाकर पकाते थे। अभी जब हम बड़े हुए तो मालूम पड़ता है कि उस समय नादानी में हम कितने पाप कर चुके हैं। हालांकि वो सिर्फ हमारी ही गलती नहीं थी, उस समय ही कुछ और था। उस समय हमें डांटने वाला कोई नहीं था, उल्टा शिकार करके लाने पर बड़ों से और भी शाबाशी मिलती थी। हम चारों दोस्तों में हमेशा प्रतियोगिता चलती रहती थी कि किसका निशाना सबसे सटीक था, क्योंकि हम भी चंद्र शिकारी की तरह एक बड़े शिकारी होना चाहते थे। अब चंद्र शिकारी को तो हमने अपने आंखों से कभी नहीं देखा था, पर उसकी शिकार की कहानियां गांव भर में बहुत ही मशहूर था। उसकी बहादुरी के किस्से चारों तरफ फैला था। उसी तरह हम चारों भी चंद्र शिकारी की तरह ही होना चाहते थे। हम चारों भी उसी कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। हम चारों ने चंद्र शिकारी को अपना गुरु मान लिया था। कहते हैं कि चंद्र शिकारी को शिकार का इतना ही नशा चढ़ चुका था कि उसने एक बार एक बाघ को भी मार डाला था। उस बाघ को मारने के बाद उसके किस्से और भी बढ़ने लगे। हालांकि उसने उस बाघ को अपने बचाव करते हुए मारा था। लोगों की वाहवाही ने उसे आकाश पर पहुंचा दिया था और दोबारा जब और एक बार एक चीता के साथ उसका सामना हुआ तो उससे भी भिड़ने लगे। पर दूसरी बार उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी और उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि दूसरी बार में वो शिकारी खुद शिकार बन चुका था। लोगों से सुना तो था कि उस नदी के पार वाले बड़े जंगल में आज भी वो चंद्र शिकारी की आत्मा भटकती रहती है। कई लोगों ने तो चंद्र शिकारी की आत्मा को देखने का दावा भी किया था। हम चारों कभी भी नदी के पार वाले जंगल पर नहीं जाते थे। हम यहीं गांव के पास वाले छोटे जंगल पर पक्षियों का शिकार करते थे। एक शाम वैसे ही हमने मिलकर 2 पक्षियों को अपने गुलेल से गिरा दिया था। उन्हीं 2 पक्षियों को मेरे घर के बारांदे में ले आकर आग जलाकर हम पका रहे थे। कहते हैं कि जंगल से शिकार किया हुआ जंतु, जानवरों या पक्षियों को कभी भी घर के अंदर नहीं पकाना चाहिए। अब यह नियम क्यों था मुझे आज तक पता नहीं। हमने भी उस समय अपने बड़ों से उस बारे में पूछा ही नहीं। खैर, हम बड़े ही चाव से आग जलाकर गप्पे शप्पे मारते हुए पक्षी का स्वाद ले रहे थे कि तभी गांव के एक चाचा आए। वो बूढ़ा चाचा हमारे करीब बैठे और कहने लगे, ओहो, लड़कों ने आज 2-2 चिड़िया मार लिया। चलो मैं भी तो जरा चखूं कैसा स्वाद है। ये कहते हुए मांस का टुकड़ा मुंह में डाल दिया और चबाते चबाते कहने लगे, अच्छा है, पर इसमें वो बात नहीं जो कालीज में होता था। ये सुनते ही मेरा एक दोस्त कहने लगा, कालीज? अब हम कालीज पक्षी कहाँ से लेकर आए? उस छोटे जंगल में कालीज पक्षी मिलता ही नहीं। इस पर वो बूढ़े चाचा जी बोले, मिलेगा मिलेगा, अपने आप को शिकारी कहते हो तो शिकारी की तरह शिकार को ढूंढना भी सीखो। ये कहते हुए एक और मांस का टुकड़ा मुंह में डालते हुए वे जल्दी बन गए।
यह देखकर एक दोस्त ने बड़बड़ाते हुए कहा, बुढ़ा, जब भी हम यहाँ बैठकर पक्षी पकाते हैं, पता नहीं कहाँ से ठीक समय में टपक जाता है। एक तो फोकट में मांस खाता है, ऊपर से बोलता है कि मजा नहीं आया। ये सुनकर मैं बोला, अरे छोड़ ना, वो ऐसे ही है। पर जो भी हो, बुढ़े ने बात तो सही की। मैंने भी दूसरे लोगों से सुना है कि कालीज का मांस सचमुच बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी बातों पर सहमत होते हुए एक दोस्त ने कहा, हाँ, ठीक कहा तूने। मेरे पिताजी भी कहते हैं कि पहले उनके जमाने में यहाँ पास ही बहुत सारे कालिज पक्षियाँ दिखते थे, और शिकारियों ने कालिज का शिकार इतना किया कि कालिज आजकल यहाँ दिखना ही बंद हो गया। मैंने कहा, तो चलो कल हम कालिज के शिकार पर निकलते हैं। इस पर एक दोस्त ने कहा, अबे कहा तो कि कालिज यहाँ अब लुप्त हो चुके हैं, कहाँ शिकार करेगा। इस पर मैंने कहा, अरे उस बुढ़े चाचा ने क्या कहा सुना नहीं तुम लोगों ने? शिकारी बनना है तो शिकारियों की तरह शिकार को ढूंढोगे तो शिकार जरूर मिलेगा। मेरी इस बातों से सहमत होकर वो तीनों भी मान गए और थोड़ी देर बाद वे अपने अपने घर चले गए। रात को सोने के समय मैं और पिताजी हम दोनों एक साथ बैठे थे। पिताजी मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए चांद की तरफ देख रहे थे। मैंने पिताजी से पूछा, बाबा, आपने कभी कालिज का मांस खाया है? सुना है बहुत स्वादिष्ट होता है। बाबा बोले, कालिज का मांस तो मैंने बहुत पहले खाया था। हाँ, ये सच है कि कालिज का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पहले तुम्हारी उम्र में मैंने कई सारे कालिज का शिकार किया था। उस समय हम सभी को भी बड़े होकर वह बहादुर चंद्र शिकारी की तरह ही बनना था। इसी जोश में आकर मेरे ही तरह कई लड़कों ने कालिज का शिकार किया था। उस समय यही पास के जंगलों में काफ़ी कालिज मिलते थे, पर कुछ ज़्यादा ही शिकार होने की वजह से कालिज अब लुप्त की कगार में आ गया है। सुना है नदी के पार वाले उस बड़े जंगल में अब भी कुछ कालिज बाकी है, पर वहाँ जाए कौन? वो जंगल तो पहले चंद्र शिकारी का था। यह सुनते ही मैंने चौंक कर पूछा, क्या वह बड़ा जंगल चंद्र शिकारी का था? पिताजी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हाँ, चंद्र शिकारी जितना जुनूनी शिकारी था, वो इंसान उतना ही कठोर भी था। वह अपने जंगलों में किसी अन्य शिकारी को आने भी नहीं देते थे। उस समय के लोग चंद्र शिकारी से बेहद डरते थे, पर वो असल में पहले ऐसा नहीं था। मैंने अपने पिताजी यानी तेरे दादू से सुना था कि पहले पहले वो शिकार से बहुत दूर था। उसे पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था। वो लड़का बड़ा ही साधारण और काफ़ी सीधा साधा और शांत किस्म का था। पर चंद्र का पिताजी एक कठोर शिकारी था। पहले ये चलन था कि शिकारी का वंशज शिकारी ही बनेगा। चंद्र का पिताजी चंद्र को बड़ा जोर देते थे, जबरदस्ती शिकार कराते थे, और चंद्र का भी तो पता नहीं कैसे निशाना बड़ा ही लाजवाब था। भाला फेंकना हो या तीर अंदाजी, उसका निशाना बड़ा कमाल का था। कहते हैं कि कभी कभी चंद्र पत्थर मारकर भी छोटे मोटे शिकार को वैसे ही ढाल देते थे। पर इस कहानी का एक दूसरा भी पहलू है। मैंने आश्चर्य से पूछा, दूसरा पहलू? इस पर पिताजी ने कहा, हाँ, दूसरा पहलू। कई लोगों का तो यह भी कहना था कि चंद्र शिकार नहीं करता था, बल्कि कुछ जानवरों को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वे दूसरे जानवरों को मारता था। उसे हिरन से बहुत प्यार था। वो हिरन बहुत पसंद करता था। उसने कभी भी हिरन नहीं मारा। कहते हैं कि वे जो एक बाघ मारा था ना उसने, वो भी एक हिरन को बचाने के लिए मारा था। अब यह तो पता नहीं कि असल में बात क्या थी। यह तो बस एक रहस्य है। पिताजी की उस रात वो बातें सुनकर मैं चंद्र का व्यक्तित्व तो नहीं समझ पाया। काफी उलझा हुआ रहस्य था, पर इतना समझ गया था कि
अगर कालीज का शिकार करना है तो उस बड़े जंगल में जाना ही पड़ेगा। कल सुबह होते ही दिन में हम चारों दोस्त बोतल पर बारी बारी दूर से गुलेल से मारते हुए निशाना प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने यह तय कर लिया था कि करीब करीब शाम को हम सभी उस बड़े जंगल में जाएंगे और कम से कम एक कालिज को तो मार ही गिराएंगे। प्लान के मुताबिक हम चारों शाम के समय गुलेल कंचों के साथ इकट्ठे हुए। एक दोस्त ने तो नायलॉन का एक झोला भी लेकर आया था जिस पर हम कालिज को लेकर जा सके। प्लान के मुताबिक हम सभी चलते चलते नदी पार करते और देखते ही देखते हम उस बड़े जंगल के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचकर ऐसा लगा मानो हमने रात को आकर गलती की, क्योंकि उस अंधकार जंगल में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। टॉर्च तो था हम सभी के पास, पर शिकार भाग ना जाए इसी डर से टॉर्च ऑन भी नहीं कर पा रहे थे। हम बड़े ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। कोई अन्य पशु पक्षियों की आवाजें तक नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ देर चुपचाप आगे बढ़ते बढ़ते एक दोस्त को ऊपर पेड़ के डाली पर कुछ दिखा। उसने टॉर्च को ऊपर की तरफ मुंह करके झट से ऑन करके साथ ही साथ फिर से ऑफ कर दिया। इतने में ही उसे पता चल गया था कि वह एक कालीज है। दूसरे दोस्त ने बड़े ही धीरे से गुलेल निकालकर उस पर ताका। हम सभी की नजर उस कालीज पर थी और फिर उस दोस्त ने अपना हाथ छोड़ दिया, पर कंचा कालीज के एकदम पास से होकर गुजर गया और मुश्किल से देखा गया एक कालीज भी वहां से भाग गया। उसका निशाना चूकता देख बाकी के हम तीनों उसके ऊपर चढ़ पड़े। धत, क्या निशाना लगाए ये? इसलिए कह रहा था निशाना प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस कर ले। अब अगली बार मैं मारूंगा, तो ये झोला पकड़। और फिर एक बार हम शिकारी अपने शिकार ढूंढने लगे। काफी ढूंढने के बाद हमें एक और कालीज दिखा। इस बार यह कालीज जमीन पर था। इस बार मैंने गुलेल पर कंचा रखकर ताका। मैंने अपनी सांसें रोक ली थी और जैसे ही मैं कंचा छोड़ने वाला था, मेरे कान के नजदीक मानो एक आवाज आया, वो आवाज आते ही मेरा डर के मारे हाथ छूट गया और भाग्य से उस कालीज को जाकर लग गया। मेरे तीनों दोस्त खुशी से उस घायल कालीज की तरफ भागे भागे चले गए, पर मैं पीछे मुड़कर बस एक टक देखता ही रहा। आखिर वो आवाज कहां से आया, कुछ समझ नहीं आया। मेरे तीनों दोस्त बड़े ही खुश होकर मेरे कंधे पर शाबाशी देते हुए चलने लगे। अब हम चारों दोस्त बड़े ही खुश होकर उस जंगल से बाहर निकल रहे थे। मैं सबसे आगे था और वे तीन मेरे पीछे। हम बड़े ही खुश थे। उस वक्त हम सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भी बड़े शिकारी हैं। उस बूढ़े चाचा को भी दिखा देंगे कि हम भी बड़े शिकारी हैं। उसको भी ये कालीज दिखाएंगे। सबसे ज्यादा तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि उस कालीज को गुलेल से ढालने वाला तो मैं ही था। मेरा तो छाती गर्व से फूल गया था। उस कालीज वाले झोले को भी मैं ही उठाकर सबसे पहले चल रहा था और मेरे दोस्त मेरे पीछे बातें करते हुए चल रहे थे। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा था कि कालीज वाला झोला बड़ा भारी होने लगा था, पर फिर भी मैं उठा रहा था। अब देखते ही देखते वो अत्यंत भारी हो गया था। मैंने झोले के अंदर देखा तो वहां कालीज बड़े सामान्य रूप से झोले पर ही था, पर जब उसे पहले उठाया था तो इतना ज्यादा भारी तो नहीं था। अब अचानक ये इतना भारी कैसे होने लगा? खैर, मैं उसी भारी झोले को अपने कंधे पर लाद कर जैसे तैसे चल रहा था।
मैं बस एक दो कदम आगे बढ़ा ही था कि वो झोला पीछे से किसी ने खींचा, तो वो झोला सहित मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। मुझे अचानक गिरता देख तीनों दोस्त मुझे बड़े ही हैरान से देखने लगे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया और उठते ही उन तीनों को डांटने लगा। तुम लोग न जगह देखते हो न समय, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। एक तो भारी भरकम कालीज वाला झोला मुझे पकड़ा दिया, ऊपर से पीछे से खींचातानी भी कर रहे हो। वो तीनों मेरी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य से मुझे कहने लगे, अबे क्या हुआ तुझे, हम क्यों झोला खींचने लगे यार। मैंने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और झोला एक दूसरे दोस्त को पकड़ा दिया। जब उसने झोला उठाया तो बड़े ही आराम से उठा लिया और वो हम सबसे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे भी उसी तरह पीछे से खींचकर गिराया गया। वो गिरने की आवाज इतना ही जोरदार था कि बाकी के हम तीनों मुड़कर देखने लगे। पीछे एक बड़े शरीर का काला परछाई उस झोले के नजदीक खड़ा था। उसे देखते ही हम तीनों डर के मारे वहीं अकड़ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है जिसका ना तो कोई आंख दिखाई दे रहा था ना तो कोई मुंह, और अचानक उस काले परछाई से एक आवाज निकला, वो कालीज मुझे दो। वो भयानक आवाज सुनते ही वो झोला वहीं छोड़कर हम चारों वहां से भागने लगे। भागते भागते हमने नदी पार किया। नदी जैसे ही हमने पार किया, पीछे एक बार हम सभी ने पीछे मुड़कर देखा और जो दिखा हम चारों आज तक नहीं भूल पाए। हमने अब भी जो एकदम काला परछाई देखा था वो तो अब बहुत ही सफेद और उजाला आकृति दिख रहा था। उसने उस झोले से वो कालीज निकाला तो हम वहां से पीछे मुड़कर घर की तरफ जोरदार दौड़ने लगे। भागते भागते आखिरकार हम घर तक पहुंच गए। मैंने इस बारे में बाबा को कभी भी नहीं कहा और न ही मेरे दोस्तों ने अपने घर परिवार को इस बारे में कुछ कहा। वो दृश्य आज भी हम चारों की आंखों से ओझल नहीं हुआ है। हम भगवान को कईयों बार धन्यवाद जता चुके हैं उस रात हमारी रक्षा के लिए। हम चारों में आज भी उस रात के बारे में कभी कभी बातें होती रहती हैं। अगर वो दृश्य हम में से सिर्फ किसी एक ने देखा होता तो इसे हमारी वहम मान लेते, पर एक ही दृश्य चारों की आंखों के सामने आने की वजह से इसे हम कभी झुठला ही नहीं सकते। उस घटना के बाद मेरे दिमाग में कई सारे बातें घूमने लगी थी कि क्या हमने जिसे देखा था और जिसने मेरे कान के नजदीक आकर आवाज दिया था, क्या वो चंद्र शिकारी का आत्मा था। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा है कि चंद्र उस जंगल में रहे पशुओं की रक्षा करता होगा, इसलिए वो दूसरे शिकारियों को वहां आने नहीं देते थे। उस रात कालीज को झोले से निकालने के बाद शायद उसने उस कालीज को आजाद कर दिया होगा। यह तो बस मेरा एक अनुमान है। अब सच क्या है यह तो चंद्र शिकारी ही जानता था। उस रात की बातों को सोचता हूं कि उस रात आखिर हम चार किस चीज की भूमिका निभा रहे थे, शिकारी या शिकार।